नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? काफ़ी समय हो गया आप लोगों से कुछ बातचीत किए हुए। आज फिर मैं एक आज के समय का जो ज्वलंत मुद्दा है, प्रदूषण की समस्या का, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। जब हमें अपने सांस लेने में इतनी कठिनाई हो रही है, जो जीवन मरण का प्रश्न है, उस पर कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटियां अभी भी सेक रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस प्रदूषण का क्या निवारण का क्या उपाय किया जाए, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। हम सिर्फ जो तत्काल समस्या आई हुई है, उस समस्या के समाधान पक्ष पर विचार कर रहे हैं। हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि ये समस्या भविष्य में इस दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। उसके लिए लंबे समय की हमें बातें सोचनी होंगी। मुख्य रूप से जब अक्टूबर नवंबर का समय आता है साल में, उस समय दिल्ली और विशेषकर जो दिल्ली के साथ लगे राज्य हैं, उनमें विशेष रूप से यह समस्या आती है। इसके लिए हालांकि कुछ हद तक कहते हैं कि जो भौगोलिक दशाएं हैं इस समय की, उनको हम जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन भौगोलिक दशाओं के साथ साथ जो यहाँ के हमारे मैन मेड मानव निर्मित जो कारक हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहला जो कारण गिनाया जाता है, वो गिनाया जाता है कि जो किसान हैं हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर किसान लोग पराली का दहन करते हैं। ये एक मुख्य कारक है, लेकिन ये अकेला एक कारक नहीं है। हाँ, इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि पराली का दहन होता है और बड़ी मात्रा में होता है। लोगों को काफ़ी समझाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। उन लोगों को सिर्फ तत्काल अपने खेत से वो अवशेष हटाना है। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, मतलब वो जो उनके लिए जो सहज उपाय होगा, और जलाने से सहज उपाय उनको कोई नहीं लगता कि इसको तुरंत हम जलाकर आध घंटे में 1 घंटे में इस सारे अवशेष को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम अपनी अगली फसल के लिए अपनी भूमि को तैयार कर सकते हैं। हमने अपनी अगली फसल के लिए भूमि तैयार कर दी, लेकिन उसके साथ साथ एक भूमि और तैयार कर दी। वो था भविष्य के लिए जो संसाधन हैं, उनको हमने ग्रहण लगाने की भूमि भी तैयार कर दी साथ के साथ में। हम ये नहीं देखते कि आज हम जिस आने वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए ये सब कर रहे हैं, क्या वो पीढ़ियाँ उस समय के लिए जीवित रहेंगी जिनके लिए हम आज इतना संघर्ष कर रहे हैं। हम वर्तमान पर देख रहे हैं, वर्तमान की जो चीज़ें उनको देख रहे हैं, उन अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नहीं देख रहे। जिस पीढ़ी के लिए हम इतने संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं, हमें उन आने वाली पीढ़ियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम उनकी तरफ सोचते नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखकर हम खेत में जाते हैं और जितने फसल अवशेष है सबको एक माचिस की तीली दिखा देते हैं और सब स्वाह हो जाता है। अपने घर से ही लगाइए। अपने घर में आप एक छोटा सा छोटा सा कोई टुकड़ा लीजिए उपले का, उसमें धुआं कीजिए और 2 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दीजिए। एक सीमा ऐसी होगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि कमरे में धुआं धुआं है या नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसमें ये पता लगेगा कि कमरे में कुछ धुआं फैल गया है। उसके बाद फिर धुआं धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हमारा वायुमंडल है, बेशक वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो कितने हद तक इन जो हमारे द्वारा फैलाया गया धुआं है, इसको झेल पाएगा। और एक सीमा ऐसी आ जाएगी कि वो उससे आगे उस धुएं को वो नहीं सहन कर पा रहा, और वो धुआं धीरे धीरे हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है।
और वो जब हवाएं चलती हैं तो वो धुआं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और जो ये धुआं है ये एक लेयर के रूप में हमारी जो पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है कुछ मीटर ऊंचाई तक वहाँ तक फैला रहता है, और इसी ऊंचाई पर ये हमारे जो दूसरे क्षेत्र हैं आसपास के इलाके हैं वहाँ फैल जाता है। और इसको हम दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं उनमें जो अक्टूबर नवंबर के महीने में हमें एक विशेष रूप का स्मोक जो देखने को मिलता है उसके लिए हम उसके कारक मानते हैं। इसके साथ साथ जो दिवाली के आसपास, एक तो दिवाली पे आतिशबाजियाँ बहुत होती हैं। दिवाली दीपों का त्यौहार है, आतिशबाजियों का त्यौहार नहीं है। हमें हम अपने पैसे को उन बम पटाखों के रूप में स्वाहा कर रहे हैं। अगर हम अपने उतने ही धन को अपने परिवार पर की स्मृति पर खर्च करें, हम किसी ऐसे लोगों के लिए खर्च करें जिन लोगों को 2 टाइम का भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। आप हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो एक दिन में कई कई हज़ारों रुपए के पटाखे स्वाहा कर देते हैं। अगर उन्हीं पैसों से किसी नीडी पर्सन को भोजन खिलाया जाए, किसी बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए, किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध कराई जाए, तो उससे हमें उन पटाखों से ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको खुशी मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन हमारी खुशी तो उन पटाखों से धुआं उड़ाने में होती है। और धुआं अंत तक कहाँ जाता है? वो धुआं बहुत विषैला होता है, क्योंकि पटाखों में कोई हवन सामग्री तो होती नहीं कि उसमें कोई अच्छी खुशबू वाली जो गैसें हैं वो निकलेंगी। उसमें सब केमिकल होते हैं, हानिकारक केमिकल होते हैं। उनसे चारों तरफ वातावरण में काफ़ी दूषित पदार्थ फैल जाते हैं। और जो ये दूसरा कारक था आतिशबाजी वाला, और तीसरा, आजकल क्या होता है कि दिवाली के बाद जब भी शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, और शादियों में ये मानो कि आतिशबाजी एक हर एक शादी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। शादी में इतनी आतिशबाजियाँ होती हैं, और दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर तो मैं देखता हूँ कि इतनी आतिशबाजियाँ होती हैं, उनको पूछो मत। वो लोग अपने धन वैभव का जो प्रदर्शन होता है वो आतिशबाजी के माध्यम से करते हैं। वो दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हम इस पैसे को ऐसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, उड़ाइए, उनका पैसा है। लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? उनके पास पैसा तो होगा, लेकिन पैसे का करेंगे क्या? उनके पास पैसा खर्चने के लिए अपना शरीर होगा, उनका शरीर अपंग हो चुका होगा, वो ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे, वो अपने जो जीवन की सामान्य क्रियाएं हैं उनको नहीं कर पाएंगे। तो उस जीवन का क्या फ़ायदा, उस वैभव का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात यही है कि जिस चीज़, फिर वही घूम फिर के वही आ जाती है हमारे पास लाइन, कि जिन पीढ़ियों के लिए हम ये सब कर रहे हैं उन पीढ़ियों को हम वो जीवन तो नहीं दे पाएंगे। सिर्फ उन हमारे पास क्या होगा, उनके लिए सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन उन सुख सुविधाओं को भोगने के लिए वो शरीर तो उपलब्ध नहीं होगा। जिस शरीर के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वो शरीर उनके पास उपलब्ध होगा? नहीं होगा। उनको हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करना है तो आज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। अपनी जो बेकार की बातें हैं, जो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा कि हम ये बेवजह की चीज़ें ना करें। और दूसरी, ये दो बिंदु हो गए हमारे सामने, आतिशबाजी का, एक पराली दहन का। तीसरा बिंदु है कि हमारे देश में वाहनों का जो उत्पादन होता है, उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है। उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मांग बढ़ रही है। अब मांग बढ़ रही है, लोगों के पास ठीक है पैसा है, वो वाहन खरीदते हैं। एक एक घर में चार चार वाहन होते हैं, और घर में चार लोग हैं तो चार अलग अलग व्हीकल्स में निकलते हैं। और कुल मिलाकर एक घर से चार व्हीकल निकलेंगे तो
एक जगह पर मान लिया 1 लाख लोग रहते हैं, तो 1 लाख आदमी के साथ एक एक व्हीकल होगा, तो 1 लाख व्हीकल हो जाएंगे। हम आधे भी मान के चले तो 50,000 व्हीकल हो जाएंगे। उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा जिसमें सामान्य लोग यात्रा करते हैं। उसके साथ साथ जो माल ढुलाई वाले व्हीकल्स हैं हमारे, वो भी हैं। तो कुल मिलाकर सड़कों पर वाहनों की भरमार होती है। और जब इतने वाहन एक साथ सड़क पर निकलेंगे तो उनसे कितने प्रदूषक निकलते हैं, वो कहाँ आकर रुकेंगे? वो हमारे वातावरण में कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर ही होंगे। और वो किसे नुकसान पहुँचाएंगे? जब हमारे चारों ओर हैं तो हमें ही नुकसान पहुँचाएंगे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए आज अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। जब तक हम लोग स्वयं सहयोग नहीं करेंगे, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिसी तब तक कामयाब नहीं है जब तक हम लोग स्वयं कोई नया कदम नहीं उठाएंगे। इस प्रदूषण से निजात पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा, अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा, अपने आप को अपने भविष्य की दूरदर्शी सोच कर लेकर चलना होगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हमारी सरकारें या हमारी कोई नीतियाँ वो इस काम के लिए बिल्कुल भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ पॉलिसी बना देंगे, इम्प्लीमेंट उनके कानूनी रूप से, कानूनी दबाव से कोई कार्य हासिल नहीं किया जा सकता जब तक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। अपनी भलाई के लिए हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, इस प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें अपने आज पर कुछ नियंत्रण करना होगा। अपने आज पर हम नियंत्रण करेंगे तो ही हमारा कल बचेगा। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने आप पर नियंत्रण कीजिए। जो कुछ भी बन सके, किसी दूसरे को शिक्षा मत दीजिए, उसके लिए शुरुआत अपने से ही कीजिए। अगर हर एक व्यक्ति खुद से शुरुआत करेगा तो उसे किसी को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर हर एक व्यक्ति सुधार करेगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ये सोचना होगा कि हम ये सोचते कि पहले मैं क्यों करूं, लेकिन पहल हमें ही करनी होगी। हमारी पहल पर ही सब कुछ हो सकता है। जब तक हमारी पहल नहीं होगी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अपने से पहले थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्ण रूप से एकदम से सारी चीज़ों पर एकदम से प्रतिबंध लगा दीजिए। धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कीजिए। हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी। जब तक हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर एक इच्छा शक्ति विकसित कीजिए। उसके लिए अपने आज से ही, अपने कल के लिए आज से ही शुरुआत कीजिए। हमारा आज अगर सही बीतेगा तो ही कल का भविष्य आएगा। कल के जो आने वाला भविष्य है उसके लिए हमें आज ही प्रयास करने होंगे। नहीं तो हम आज के चक्कर में अपना कल खो रहे हैं। कल खोने का मतलब हम अपना जीवन जैसे तैसे जी लेंगे, हम 20, 30, 50 साल अपना जीवन निकाल लेंगे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी हम कल्पना करेंगे कि वो लोग हाँफ हाँफ कर जी रहे हैं और वो पैसे के अभाव में नहीं मरेंगे, वो खाने के अभाव में नहीं मरेंगे। उनको जो मूल चीज़ें हैं, हवा और पानी, दोनों चीज़ें दूषित हो जाएंगी, वही नहीं मिलेंगी। तो वो पैसा भी किस काम आएगा और वो धन दौलत क्या काम आएगी जब हमारे पास
जो मूल हमारे जीवन की दो मूल आवश्यकताएं हैं, हवा और पानी, वही नहीं होंगी तो क्या मानव शरीर उन चीज़ों को के उपभोग के लिए उपलब्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आशा है मेरी बात पर आप विचार करेंगे, और विचार करना भी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अपनी तरफ से आज ही शुरुआत कीजिए। कोई भी शुरुआत करने में कोई भी देर नहीं होती। आज शुरुआत कीजिए, कल से ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी दूसरे का इंतज़ार मत कीजिए कि अकेला मैं क्यों करूं। हर एक व्यक्ति ऐसा सोचेगा, एक एक करके, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। धन्यवाद।